हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। ये क्लासेस तो आपको पता है, यूपीपी कांस्टेबल, यूपी एसआई एएसआई गोपनीय, यूपी एएसआई अकाउंटेंट एंड यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सब के लिए ये क्वालिटी क्लासेस चल रही हैं एंड इट्स इंपॉर्टेंट। क्वालिटी में हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? हम आर्टिकल 22 तक पहुंच चुके हैं, मतलब हम राइट टू फ्रीडम खत्म कर चुके हैं। उसके आगे काम चालू करते हैं आज। उसके आगे ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में हमको दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो हमारा अधिकार है उस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। तो पहले आर्टिकल 23 आता है। आर्टिकल 23 कहता है ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मॉडर्न लेबर, ये प्रोहिबिटेड है इन इंडिया। सो अगर आप करते हो, देखते हो, तो आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हो, इसको रोक सकते हो, और अगर आपके कभी भी कोई भी अधिकार हनन होता है तो आप उस पर रेड कर सकते हो। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 23(2) एक्सेप्शन ये है, अगर कभी इमरजेंसी में देश हित में देश को जरूरत पड़ गई आपकी, तो ये सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्यों? मान लीजिए पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है एंड हमें चाहिए, तो 16 साल का एक बच्चा है जो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है, तो हम उसे लेंगे। ऑल्दो हमारी उम्र 18 साल है, लेकिन हम उसे लेंगे, बॉर्डर पे भेजेंगे। इमरजेंसी में हमें रिक्वायर्ड होगा और देश हित में होगा, तो हम इसको सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है सर। आर्टिकल 24 कहता है चाइल्ड लेबर, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को हम कोई भी काम नहीं करा सकते हैं। कोई भी काम मतलब घर का काम करना, मतलब हंगामा कर देना। पता लगा कुछ बच्चे ये वीडियो देख के चालू करते हैं, उनके माँ बाप कह रहे हैं भाई पानी ले आओ, नहीं, चाइल्ड लेबर के खिलाफ है, कुछ भी, ये हवाबाजी नहीं चलेगी। पता लगा मेरा ही छोटा भाई कह रहा भाई चाइल्ड लेबर, ये नहीं मानेंगे। तो ऐसा भी कोई काम नहीं करा सकते जिनमें वेजेस हो। पर अभी देखो बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, वो काम करते हैं, तो एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस हैं, बट हम उनको किसी भी तरह का भारी भरकम काम जो उनकी ग्रोथ को रोक रहा हो, वो काम हम करना अलाउ नहीं। फिर ये खत्म हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे खत्म। राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 आ जाता है। आर्टिकल 25 कहता है, और ये बहुत ही हीटेड टॉपिक है, राइट टू रिलीजन। बहुत लोग बोल देते हैं, लेकिन भैया हमारे रिलीजन में बहुत सारी चीजें हैं राइट टू रिलीजन में। आर्टिकल 25 हमें कहता है कॉन्साइज, अंतःकरण। जिस रिलीजन को आप मानते हैं अंदर से मानिए, दैट मीन्स आप उस रिलीजन के लिए जो फील कर सकते हैं, आप कोई जिस रिलीजन के लिए फील करते हैं उस रिलीजन को आप अंदर से खुद को उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, ना कि कन्वर्जन। कन्वर्जन इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कन्वर्जन हमारा पार्ट नहीं है, अंतःकरण है। इसलिए कभी कभी लोग कन्वर्ट करते हैं और कहते हैं योगी जी ने तो कन्वर्ट करने से रोक दिया, या योगी जी ने ऐसा कर दिया। देखिए कन्वर्जन अलाउ नहीं है, संविधान हमें कन्वर्जन का वो नहीं देता, हमें अंतःकरण। अगर आपके मन से आ रहा है कि आप हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं या सनातनी बनना चाहते हैं, तो ये आपका अंदर का मन है, तो आप अंदर के मन से उसको अपना सकते हैं। इट डज नॉट मीन, अभी देखिए बहुत सारे, इट डज नॉट मीन कि आप कन्वर्ट हो, कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। अंतःकरण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही, भाई वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे एक एक चीज पे विचार करते थे। अंतःकरण, आपको अंदर से लग रहा है आप सनातनी होना चाहते हैं, आप सनातनी हैं, इसमें आपको कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल 26 हमें कहता है सामूहिक स्वतंत्रता, मतलब सामूहिक कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं अपने रिलीजन को लेके, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का राइट बचाते हुए। आप सड़क पे नहीं बैठ के कुछ कर सकते हैं, आप सड़क नहीं घेर सकते हैं। अगर पब्लिक का फंडामेंटल राइट वहां रुकेगा कि उसे घूमने का, मतलब आर्टिकल 19 के अंदर आ रहा ना भाई, आर्टिकल 19 के अंदर आ रहा ना, आपको टहलने का अधिकार है, संचरण का अधिकार है, वो अगर आप रोक रहे होंगे तो आपको ये हटाना पड़ेगा। तो हमेशा जब आप अपने राइट्स की बात करते हैं तो सामने वाले की भी राइट्स की बात करेंगे, तभी चीजें कोलैबोरेशन में चलेंगी। सर समझ रहे हैं सर? तो आर्टिकल 26 हमारे सामूहिक स्वतंत्रता, सामूहिक कार्य के लिए स्वतंत्रता देता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 27 आ जाता है टैक्स फ्री। रिलीजन में कोई भी आप दान दक्षिणा करते हैं वो टैक्स फ्री होता है। इसका मिसयूज भी बहुत हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, उसमें 30 लाख रुपए मुझे सरकार को टैक्स देना है, मैं टैक्स नहीं देना चाहता हूं, मैंने बाबा से सेटिंग की, किसी भी मंदिर के पुरोहित से सेटिंग की, और मैंने उनको 1 करोड़ दिया, उनको 10 लाख दिया, 90 लाख रुपए वापस ले लिया, क्योंकि वो तो टैक्स फ्री है। तो ये चीजें टैक्स फ्री हैं। और रिलीजियस वर्क के लिए कोई भी कार्य करते हैं वो भी टैक्स फ्री, लेकिन आपको मंदिर में एंट्री के लिए फी लगा सकते हैं। That's written in the constitution, that's written in the article 19, so it is not violation of कि अगर आप कोई भी किसी भी तरह का फी अप्लाई करते हैं तो that's not against constitution. ओके सर।
अब आर्टिकल 28 कहता है हमारी सरकारी खर्चे में अगर कोई संस्थान चल रहा है, कोई विद्यालय चल रहा है, तो उसमें हम धार्मिक शिक्षण नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम फॉलो करते हैं सेक्युलर राइट्स। ठीक है सर, ये हो गया। चलिए, हमारी रिलीजियस राइट्स खत्म हो गए। उसके बाद आता है राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, दैट मींस सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार हमको क्या देते हैं? माइनॉरिटीज के सांस्कृतिक अधिकार, माइनॉरिटीज के सांस्कृतिक अधिकार, दैट मींस आर्टिकल 19 एंड 29 एंड 30। 29 कहता है माइनॉरिटीज के राइट्स को हम संरक्षण करेंगे। कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कोई माइनॉरिटीज है, लाइक जैन धर्म मान लीजिए, उसमें बहुत लोग नग्न रहते हैं, वो नग्न अगर क्लास के बीच में आ जाए, जहां पे सभी के सभी सही वेल ड्रेस्ड हैं और स्कूल का एक रूल हो, कॉन्वेंट एजुकेशन हो, तो वो अपने आप को वहां से डेनिग्रेट समझेंगे, अपने आप को वहां से अलग फील कराएंगे। जब वो अपने आप को वहां से अलग फील करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए सरकार अलग अलग प्रयास करती है कि उनके माइनॉरिटीज के जो एजुकेशनल राइट्स हैं वो हैम्पर ना हो। तो आर्टिकल 19 इसलिए लिखा गया। आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 कहता है माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन, मतलब माइनॉरिटी चाहे तो अपने इंस्टीट्यूशन बना सकता है। उन इंस्टीट्यूशंस को सरकार एड करेगी, बढ़ावा देगी, ताकि उनके राइट्स सेव किए जाएं। ठीक है सर, खत्म। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है संवैधानिक उपचार, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे 395 आर्टिकल में। दिस इज ऑल्सो नोन एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज सेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भैया अम्बेडकर जी ने इसको पता है आत्मा कहा है? आत्मा। क्यों? क्योंकि हमारे मूल अधिकारों को अगर मूल अधिकार घोषित करने की कोई पावर देता है तो वो मूल अधिकार आर्टिकल 32 है। मूल अधिकारों का भी मूल अधिकार की संरक्षण करने वाला अधिकार, मूल अधिकार कौन सा है? वो 32 है। समझ रहे हो? और ये कैसे संरक्षण करता है कि अगर हमारे मूल अधिकार, भाई आपको मूल अधिकार दे दिया तुमको अधिकार सारे, और फिर भी आए कोई तमाचा मार के चलाए, बस क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो उसको कर पाने, तुम्हारे मूल अधिकारों को बचाने के लिए हमने एक अधिकार लाए, वो है आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके उसके ऊपर केस कर सकते हैं, डायरेक्ट रिट कर सकते हैं। और डायरेक्ट रिट आप कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। 5 तरह की रिट इसमें लिखी हुई है। पहली हैबियस कॉर्पस, दूसरी मेंडेमस, तीसरी क्यो वारंट, चौथी प्रोहिबिशन है, 5वीं सेंटेनरी। इनका हिंदी वर्जन, अच्छा ये जो है ये ग्रीक भाषा में लिखी हुई है तो समझ में नहीं आती है, लेकिन इनका जब हिंदी वर्जन आप पढ़ोगे तो हिंदी वर्जन में इनके डेफिनेशन कुछ समझ में आती है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। कैसे? पहला है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी। फिर आता है मेंडेमस। मेंडेमस मतलब परमादेश। परमादेश का मतलब जो सबसे बड़ा आदेश है वही परमादेश है। इसका क्वो वारंटो मतलब अधिकार पेक्षा। चौथा प्रोहिबिशन, परिच्छेद। प्रोहिबिशन या परिच्छेद ये कोर्ट के लिए है, मतलब अगर कोई छोटी कोर्ट के ऊपर बड़ी वाली कोर्ट उस पर आदेश देता है कि तुम्हारी कहां पे, तुमने कैसे ये ऑर्डर दे दिया, तुम कौन होते हो ऑर्डर देने वाले, तो ये कोर्ट के लॉ है। चौथा सेटेनरी मतलब सर्टिफाई करता है कि आप सर्टिफाई करो कि आपके अधिकार की लिमिट क्या है, क्या बाउंड्रीज क्या है आपकी। लाइक हाई कोर्ट अगर कोई आदेश देता है तो उसकी बाउंड्रीज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकता है आप सर्टिफाई करो आपकी बाउंड्रीज में ये आते हैं कि नहीं आते हैं। समझ रहे? तो इसका शॉर्टकट क्या है? बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से परिच्छेद, परमेश्वर से परमादेश, क्योंकि परमेश्वर ही परमादेश देता है, उसका मतलब उत्प्रेक्षा, अधिकार, अधिकारपेक्षा। अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी का मतलब वो जैसे किसी ने कुछ किया उसको बंदी बनाया गया, उसको थाने में रखा गया, तो ये उसका अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर प्रस्तुत किया जाए। अगर नहीं किया जा सकता तो वो खुद भी रिट कर सकता है, क्योंकि वो खुद थाने में तो नहीं कर सकता, उसका दोस्त यार भाई बहन घर वाले कोई भी जाके रिट फाइल कर सकते हैं कि भैया उसको कोर्ट में क्यों नहीं लाया गया। और इस पे बहुत सारे केस हुए कि भाई कोर्ट में क्यों नहीं लाया गया, वो कहां गया, उसका शरीर कहां है, हमें दिखाए, हमसे क्यों नहीं बात कराते। ये हम कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के अंदर लेके आए। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कहता है। मेंडेमस, मेंडेमस मतलब परमादेश, वी कमांड। जैसे मान लीजिए कोई भी कोर्ट आपको आदेश करती कि हम कमांड कर रहे हैं इस आदेश की तुरंत चीजें हो। जैसे राम मंदिर बनने का उन्होंने आदेश दे दिया, आप कुछ लोग सरकार कहें कि हम नहीं बनाएंगे, उस पे कोई रिट ठोक दे तो उनको रिट देखना पड़ेगा कि हाँ भाई हम आदेश दे रहे हैं आप ये काम करें। जब हमने कह दिया हम आदेश दे रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देती है तो काम करना पड़ेगा, हम कमांड कर रहे हैं कि आप ये काम करो।
लेकिन ये आदेश कभी भी पब्लिक सर्वेंट पे लगते हैं, जैसे आप आईएएस को दे सकते हैं, आईपीएस को दे सकते हैं, आप इनको कमांड आएगा, लेकिन कभी राष्ट्रपति और गवर्नर को आदेश नहीं दिख जाएगा। ये कभी राष्ट्रपति और गवर्नर नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर इसका पार्ट नहीं होगा, नहीं होगा। फिर आता है क्वो वारेंटो। क्वो वारेंटो को मतलब अधिकार की इच्छा, कर्मचारी की संविधानिक जाए। मान लीजिए सबसे अरविंद सर हैं, अरविंद सर को नौकरी, हम और अरविंद सर साथ में एग्जाम दे रहे हैं, अरविंद सर का हो गया, नंबर मेरे ज्यादा थे, तो हम इनके ऊपर केस ठोक देंगे, इनकी नौकरी चली जाएगी। कैसे केस ठोक देंगे? हम इनके ऊपर रेट लगा देंगे, क्वो वारेंटो, किस अधिकार से इनको नौकरी मिल गई जब नंबर मेरे ज्यादा थे। तो भैया लेकिन ये समझ लो, ऐसा ना अपने दोस्तों को नौकरी ठोक देना, उनकी नौकरी ले डालो कि इनका नकल से हो गया, ठीक है। तो किसी की नौकरी नहीं लेनी है, समझने के लिए समझा रहा हूं कि जैसे 4 दोस्त हो, किसी नंबर ज्यादा हुए लेकिन फिर भी, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें जांच होती है ना, लेकिन आप केस ठोक सकते हो उस रेट के अगेंस्ट में। ये चीजें सर्टिफाई की जाएंगी कि भाई ये चीजें थी इसलिए इनको नौकरी मिली, तो ऐसा थोड़ी ना नौकरी चली जाएगी। लेकिन अगर कोई मिसहैप से जा रहा है, मान लो नकल से जा रहे हैं अरविंद सर, आपके नकल करके जा रहे हैं और नंबर भी कम है, हमने पकड़ लिया, हमने इनके ऊपर रेट ठोक दी, इनकी नौकरी गई, इस तरह से होती कहानी, समझे। तो अधिकार पे चाहिए, तीनों चीजें हम यूज कर सकते हैं, बाकी ये दोनों चीजें कोर्ट के लिए, स्पेशली कोर्ट के लिए। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध कहता है रोक देना, मतलब ये स्टे ऑर्डर। मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया, तो आप उस स्टे को, मतलब अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और उस पर स्टे ला सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर हाई कोर्ट की हम आपका आदेश अभी के लिए रोक रहे हैं, फॉर स्टे ऑर्डर। अगला आता है सर्टिफिकेट, हाँ, टू सर्टिफाई। इसमें सर्टिफाई करता है कि हम आपके आदेश की बाउंड्रीज चेक करते हैं और सर्टिफाई करते हैं कि आप ये आदेश देने के काबिल हैं कि नहीं है। तो इसमें ये होता है, पहले तो भैया सुप्रीम कोर्ट किसको करेगा? हाई कोर्ट किसको करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस तरह से सीक्वेंस चलता है सर। तो भैया कहानी इतनी थी हमारी। इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 33। आर्टिकल क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स, मतलब अब कहीं सेना है या गुप्तचर है, राजपूत है, जहां पे आपके ये फंडामेंटल राइट्स खत्म हो सकते हैं। जैसे आप किसी पोस्ट पे जा रहे हैं, आर्मी की पोस्ट पे जा रहे हो, मेरा तो ये अधिकार है, मैं यहाँ पे घूमूंगा। अबे सियाचिन बॉर्डर पे तुम नहीं घूम सकते, वहां पे तुम्हारा आदेश ही नहीं लगता, वहां पे तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स काम नहीं करते हैं। तो आर्टिकल 33 कहता है भाई कहीं ऐसी भी जगह है जहां पे तुम्हारे राइट्स काम नहीं करते हैं। तुम सियाचिन बॉर्डर, तुम चाइना बॉर्डर पे जाके नहीं कर सकते, मैं तो टहलूंगा यहीं, मैं तो यही प्रॉपर्टी खरीद लूंगा बॉर्डर पे, नहीं, वो काम नहीं कर सकते भाई। वहां पे रोक जाओगे, इतने डंडे बजाएगी आर्मी, सारे राइट धरे रह जाएंगे और वहां कोई राइट नहीं काम करते। जब आर्मी के राइट्स लगते तो अपने संविधान काम नहीं करता फिर वहां पे। फिर 34 मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 कहता है मार्शल लॉ। और जब मार्शल लॉ, अभी तक खैर इंडिया में कभी नहीं लगा है सैनिक कानून, जब मार्शल लॉ लग जाता है तो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म, वहीं पे खत्म। फिर 35 अधिकार को, फिर आर्टिकल 35 कहता है संसद आपके फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए टाइम टू टाइम कानून लाती रहेगी। भैया आपका फंडामेंटल राइट्स खत्म, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो अरविंद सर का नाम बदल दीजिएगा। ठीक है सर, खत्म हुआ, बंद करें आज की क्लास, यही खत्म। फिर आगे मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स की आगे की कहानी चलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।